भारत का संविधान अनेक दृष्टिकोणों से एक अनूठा संविधान है। उसकी अनेक विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य संविधानों से उसे अलग पहचान देता है। विश्व में जितने भी संविधान हैं उनमें भारत का संविधान सबसे अलग है। जैसे भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। एक तो सबसे बड़ा है और दूसरा उसके बाद वो लिखा हुआ भी है। इसकी विशालता का मुख्य कारण केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन। मतलब केंद्र सरकार जो हमारी सेंटर में गवर्नमेंट किस तरीके से शासन प्रशासन करती है उसका सारा लेखा जोखा हमारे संविधान में दिया गया है, किस तरीके से होगा। और प्रांतीय मतलब राज्य स्तर पर जो हमारे सरकारों का गठन होता है उनके बारे में भी संविधान में दिया गया है, किस तरीके से होगा। आगे देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, जिस समय संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ और 12 भाग थे, जो कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। 8 से 12 मतलब 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये अनुसूचियाँ हैं जो कि 1951 में 9वीं और 10वीं 1985 में, 11वीं 1992 और 12 1992। ये सब चीज़ें मैं आगे अगली वीडियो में इन्हें एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये हमारी अनुसूचियों की अलग वीडियो बनेगी। उसमें मैं आपको डिटेल में सभी समझाऊँगा कि हर अनुसूची में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस में क्या है। अभी हम आगे इसकी सिर्फ विशेषताएं पढ़ रहे हैं संविधान की। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 465 प्लस है, मतलब बढ़ रही है। भाग हैं 25 भाग हैं। आगे देखते हैं। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 7, जो कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। मतलब ये कि इससे छोटा संविधान कोई भी नहीं है जो कि लिखित भी है। कनाडा के संविधान में 147 आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। आप मेरी बात समझ पाए होंगे, जिसमें कि भारत के 395 आर्टिकल्स हैं, जो कि सबसे बड़ा है, क्योंकि ये भी अफ्रीका का भी छोटा है, ऑस्ट्रेलिया का भी छोटा है, कनाडा का भी छोटा है, सभी लगभग छोटे हैं। आगे देखते हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान बोला है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखित संविधान, ये एक विशेषता है। संविधान लिखित या अलिखित दो तरह के हो सकते हैं, जिसमें भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है। मतलब ये लिखा हुआ नहीं है, जबकि भारत का संविधान एक लिखा हुआ संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान। ये मैंने अभी ऊपर भी बोली थी ये बात, फिर दोबारा से रिपीट हुई है इसमें। उद्देशिका की विशेष शब्दावली। संविधान की प्रस्तावना भारत के संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ये प्रियम्बल है जिसके अंदर ये सभी शब्द थे, मैंने पहले भी इनको एक्सप्लेन दे चुका हूँ, जिसमें बोला जाता है संप्रभुता संपन्न मतलब अपने डिसीजन वो खुद लेगा, समाजवादी मतलब सभी समाज के सभी वर्गों का उत्थान कल्याण करा जाए ऐसा, दूसरा पंथनिरपेक्ष सभी लोग अपने अपने धर्म आस्था अनुसार किसी भी पंथ में रहकर कार्य कर सकते हैं, और दूसरा है लोकतांत्रिक मतलब लोगों का शासन रहेगा, और गणराज्य ये कह सकते हैं कि जो राजा है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता, जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही राजा बनता है। तो ये सभी हैं। वैसे मैं इनको पहले भी बता चुका हूँ प्रियम्बल में, और आगे भी मैं इन सबको बार बार बताता रहूँगा। इन शब्दों का अर्थ संविधान की उद्देशिका नामक अध्याय में दिया गया है। आगे देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली। हमारे देश की जो संविधान है, उस संविधान में जो संसद है उसकी प्रणाली 2 प्रकार की है। कैसी? अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली। भारत ने क्या किया है, इन दोनों को मिला के भारत की संसदात्मक शासन प्रणाली बनाया गया। जैसे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कार्यपालिका मतलब हम कह सकते हैं कि एक हमारा जो संविधान है उसको 3 पार्टों में बांटा गया था, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका जो विधि बनाती है, और न्यायपालिका जो हमारे यहाँ न्याय करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं। विधायिका में हमारी संसद आ जाती है और विधानमंडल आ जाते हैं, मतलब MLA, MPs और MLCs हो जाते हैं, ये सब हमारी विधायिका। कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, या कह सकते हैं IAS या
IPS या PCS, ये सभी कार्यपालिका में आते हैं। तो इसमें कह सकते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, मतलब एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरीके से उसे हम देख सकते हैं। इसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। वह नियत अवधि के लिए कार्य करता है, मतलब जब 5 वर्ष, हमारे यहाँ जो अवधि है राष्ट्रपति के कार्य करने की वो 5 वर्ष है, मतलब 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा, हर 5 वर्ष बाद इसका चुनाव होता है। आगे देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई थी। इंग्लैंड का संविधान, उसमें संसद की जो प्रणाली है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, जिसमें कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम हमने इंग्लैंड से ली थी या इंग्लैंड में ही विकसित हुई थी। और भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, क्योंकि इंग्लैंड में जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ राजा की तरह देखा जाता है, और राजा भी ऐसा जो किसी प्रकार से कोई ज़्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि काम वहाँ पर भी प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ऐसे ही भारत में होता है, ये बोला ना, भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इसका प्रमुख या मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जो प्रधानमंत्री कहेगा वो राष्ट्रपति करेगा, इससे अलग कुछ नहीं करेगा। और इसके ऊपर एक आर्टिकल है जिसमें कह सकते हैं आर्टिकल 75 का खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये जो भी काम करेगी मंत्रिपरिषद, इन सब को जवाब देना होगा लोकसभा को। लोकसभा में इन्हें जवाब देना होगा, ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, क्या रीज़न रहे, सभी जवाब देने होते हैं। यह है प्रधान भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। ये कह सकते हैं ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रावधान है, माफ़ी चाहूँगा मैंने इसे गलत पढ़ा अभी, ये प्रावधान है कि यह प्रावधान भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। आगे देखते हैं हम, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अपने नागरिकों के लिए 6 मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। पहले ये 7 थे, आज वर्तमान में ये 3 हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। जिस समय संविधान बना था उस समय 7 थे, जिसमें 44वें संविधान संशोधन, मतलब एक अमेंडमेंट हुआ जो 1978 में हुआ, उसमें क्या किया कि 7वें मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और उसे संपत्ति का मूल अधिकार था, जिसे हटाकर भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधि के समक्ष या विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया। मतलब पहले संपत्ति हम कितनी भी इकट्ठी कर सकते थे, या गवर्नमेंट जब भी कोई मास्टर प्लान निकालती थी तो हम मना कर दिया करते थे कि नहीं, हमें अपनी ज़मीन नहीं देनी है या घर नहीं देना है। इसमें क्या हुआ कि एक संशोधन किया गया, इससे गवर्नमेंट को बहुत परेशानी हुई काम करने में। उन्होंने इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसको विधिक अधिकार बना दिया, मतलब गवर्नमेंट जब चाहे आपकी संपत्ति को ले सकती है, इसके लिए एक अधिकार है, पर उसके बदले में उन्हें आपको मुआवजा देना होगा या आपको कहीं घर देना होगा किसी तरीके से। ये हमारा विधिक अधिकार है, और इसी के तहत आपको संपत्ति का ब्यौरा भी देना होता है। आपके पास कितनी संपत्ति है आपको ये भी बताना पड़ सकता है अगर गवर्नमेंट जवाब मांगती है तो। आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्धारण के मार्गदर्शक कुछ पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख करता है। ये हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार के लिए होते हैं, मतलब राज्य के लिए होते हैं। राज्य की डेफिनेशन आती है, मैंने बता देता हूँ, आर्टिकल 36 में राज्य की डेफिनेशन है। राज्य की डेफिनेशन मतलब वो होती है जो सरकारी संस्थाएं, सरकारी स्कूल, सरकारी डिपार्टमेंट्स जो भी रहते हैं सारे, वो सब राज्य की डेफिनेशन में आते हैं। और सरकार, ये बोला गया है कि संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से राज्य 51 राज्यों की नीति निर्धारण के मार्गदर्शन, कह सकते हैं राज्यों के नीति निर्धारण में मार्गदर्शन कुछ पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं। मतलब ये कि राज्य के कर्तव्य हैं, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य के हैं, नागरिक के नहीं हैं। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सिर्फ मौलिक कर्तव्य, ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व सिर्फ भारत और आयरलैंड के ही संविधान में है, बाकी विश्व के किसी संविधान में नहीं है। इन कर्तव्यों का पालन
कर राज्य एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करता है। मतलब नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य, मतलब ऐसा राज्य जिसमें सभी वर्ग का, सभी व्यक्तियों का, सबका कल्याण हो सके। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। ये कह सकते हैं कि इन्हें न्याय में, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि अगर नीति निर्देशक तत्वों का राज्य पालन ना करे, कर्तव्यों का पालन ना करे, तो उन्हें न्यायालय में किसी भी तरीके से हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परंतु 42वां एक संशोधन हुआ जिसके द्वारा ये कह दिया गया कि ये एक आधिकारिक तौर पर, मतलब कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। मतलब मूल अधिकारों के बराबर इनको दर्जा दिया गया है, इनका पालन सरकार को करना होगा। जैसे सरकार कोई भी विधि बनाती है, कानून बनाती है, तो उन्हें इनका ध्यान देना होगा। आगे देखते हैं नागरिकों के मूल कर्तव्य। देखो ये हमारी ड्यूटीज़ हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़। मौलिक कर्तव्य का समावेश मूल संविधान में नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 एक 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 51A को जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। अभी तक हमारी बात हो रही थी फंडामेंटल राइट्स की, जो हमारी थे अधिकार, ये हैं हमारी कर्तव्य, ये हमारी ड्यूटी है। ये कह सकते हैं कि जब हमें अधिकार मिलते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं इस देश के प्रति। जब देश ने हमें बहुत कुछ दिया है तो हमें भी उस देश की सेवा करनी होगी। तो ये कह सकते हैं ये 10 हमारे कर्तव्य हैं या भारत के नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य बताए गए। हालांकि इनके लिए कोई किसी तरह की सज़ा का प्रावधान नहीं है, ना हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई किसी तरीके से कोई सज़ा नहीं दे सकता, पर फिर भी कर्तव्य हैं तो हमें इनका ध्यान देना होगा। आगे देखते हैं 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक या आरोपित किया गया। मतलब सीधी बात 86वां एक संशोधन हुआ जो 2002 में हुआ। अभी तक हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी वो सिर्फ हमारे 10 थे, अब उसके बाद 11 हो गए हैं। जो 11वां था वो क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। मतलब माता पिता को बच्चे को स्कूल भेजना होगा। किस एज के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, ये हमारा एक और कर्तव्य हो गया है। आगे देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे यहाँ आपको देखने को मिलता भी होगा, सुनने को भी मिलता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, IAS, IPS, किसी को भी जो भी गलत काम करेगा सबको एक तरीके से देखा जाता है, सबको पनिशमेंट किया जाता है और सबको डांट पड़ती है। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा। तो न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संविधान द्वारा एक एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना इसकी एक महती विशिष्टता है। हमारे यहाँ एकीकृत, मैंने ये भी पढ़ा, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, आपने देखा एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो पूरे देश को मानना होगा। हालांकि इसके लिए हाई कोर्ट भी आते हैं हमारे यहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, वो अपने लेवल पे, पर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबको ये बात माननी पड़ती है। एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो मैंने अभी बात बोली। राज्यों में उच्च न्यायालय एवं तदंतर क्रम से अधीनस्थ न्यायालय होता है। मतलब राज्य के स्तर पर उच्च न्यायालय होता है और जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। मतलब भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित किया। भारत ने क्या किया है, इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था और अमेरिका की न्याय व्यवस्था दोनों को मिलाकर
एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हमारे यहाँ संसद भी पावरफुल है और न्यायपालिका भी पावरफुल है। कैसे? जबकि अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ न्यायपालिका की ही चलती है, मतलब जो न्यायपालिका है वो सबसे ऊपर है, जबकि संसद इंग्लैंड में संसद की चलती है। पर हमारे यहाँ संसद की भी पावर है और न्यायपालिका भी। देखें कैसे, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय को एक अधिकार भी दिया गया है कि वह विधियों एवं आदेशों को निरस्त कर दे जो संविधान के विरुद्ध हों, जो संविधान के विरुद्ध हों। मतलब कोई ऐसा कानून जो संविधान के विरुद्ध बनेगा, हमारे यहाँ उसे निरस्त कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और संसद को भी अधिकार है कि वह विधि के द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दे। अगर किसी तरह से कोई संसद को भी अधिकार है कि वह विधि के द्वारा न्यायपालिका को, मतलब न्यायपालिका में जैसे हमारे जजेस होते हैं, अगर वो किसी तरीके से करप्शन करते हैं या संविधान का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ भी महाभियोग लाया जाता है और उन्हें हटा दिया जाता है। एक प्रोसेस है। तो उसी को कह सकते हैं कि न्यायपालिका की शक्तियों को भी हमने सीमित करने का प्रयास किया गया। ऐसा नहीं कि न्यायपालिका ही हमारे देश का शासन करी, तो ये भी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। कह सकते हैं हमने दोनों का मिला जुला प्रारूप तैयार किया है। आगे देखते हैं, नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। देश का संविधान हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल भी है और कठोर भी है, दोनों को देख सकते हैं। संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य तथा अनम्य दो प्रकार का होता है। वे संविधान जिनमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है उन्हें अनम्य कहा जाता है, मतलब कठोर कहा जाता है संविधान, तथा वे संविधान जिनमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है वह नम्य संविधान होता है। सीधी बात, अगर हमारे यहाँ संशोधन हो जाता है आराम से, बिल्कुल आसानी से, तो वो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और अगर संशोधन नहीं हो सकता है कहीं पर तो उसे कहते हैं कठोर। संशोधन तो सब हो सकते हैं पर उसके लिए ना विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। देखो अगली लाइन में देखते हैं हम, भारतीय संविधान में संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत और विशेष बहुमत, संसद द्वारा पढ़ता हूँ, भारतीय संविधान में संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत और विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा किया जाता है। मैं देखो दोबारा इसे ध्यान से देखना हम कि एक तो साधारण बहुमत हो गया और दूसरा विशेष बहुमत हो गया और तीसरा विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य। मतलब हमारे देश के 28 राज्य हैं तो 50% से अधिक या 50% राज्यों का समर्थन मिलना चाहिए। जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक संशोधन नहीं होगा। कौन सा? विशेष से भी ऊपर। एक साधारण सिंपल मेजॉरिटी, एक थोड़ी सी विशेष मेजॉरिटी, पर ये विशेष से भी ऊपर, जैसे किसी प्रियम्बल में संशोधन करना है या फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए विशेष से भी और साथ में आधे से अधिक राज्यों या आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए। इस प्रकार कुछ उपबंध तो आसानी से किंतु कुछ उपबंध कठिनाई से किए जाते हैं। तो ये वही चीज़ दर्शा रहा है कि भारत का संविधान नम्य तथा अनम्य दोनों प्रकार का है। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्राभिमुख संविधान, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। मतलब 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। हमने अपनी सुविधा के लिए एक संघ बनाया हुआ है, यूनियन बनाया हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, सुविधा के लिए। सुविधा कैसे? शासन प्रशासन संभालने के लिए, चलाने के लिए। आगे देखते हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। मतलब अगर किसी 28 राज्यों में या 8 केंद्र शासित प्रदेशों में किसी तरह से अराजकता फैलती है तो उसकी पावर संघ की केंद्र में आ जाती है, केंद्र के पास आ जाती है। मतलब राष्ट्रपति सीधे शासन करता है वहाँ पर। आपने सुना होगा आपात जैसी स्थिति, आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं उनका भी जिक्र करूँगा। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान की सभी प्रमुख लक्षण यथा शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, अपरिवर्तनशीलता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका विद्यमान है। ठीक है, आगे देखते हैं। एकात्मक संविधान की प्रवृत्ति यथा इकहरी नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाना, आपातकालीन उपबंध
नए राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि और राज्य सूची पर केंद्र की विधि बनाने की शक्ति आदि पाई जाती है। ये सभी बातें बताई गई हैं कि ये हमारे केंद्र के पास पावर हैं, ये कभी भी इनका प्रयोग कर सकता है, जैसे कि नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, या फिर आपात उपबंध, नए राज्य का गठन, या संसद की शक्ति, या अखिल भारतीय सेवाएं, या राज्य के असमान प्रतिनिधि, या राज्य सूची, या केंद्र की विधि बनाने की शक्ति। ये सभी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? केंद्र। केंद्र में मतलब संसद के पास होती है, ठीक है। और इधर ये बात कही गई है कि भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी प्रमुख लक्षण यथा शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान या संविधान की सर्वोच्चता, अपरिवर्तनशीलता और स्वतंत्र न्यायपालिका विद्यमान है। ये खासियत है हमारे संविधान की। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की प्रवृत्ति को भी धारण कर सकता है। मतलब जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगेगी तो संघ से जो संघ है, ग्रुप है, ये एक हो जाता है, पूरा का पूरा एक हो जाता है, किसी तरीके का कोई अलग संघ नहीं बचता। फिर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके हाथ में आ जाता है? राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। और राष्ट्रपति जो काम करता है वो प्रधानमंत्री मतलब मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एकल नागरिकता, संघात्मक संविधान द्वारा सामान्यतः दोहरी नागरिकता, प्रथम संघ की तथा द्वितीय राज्य की का प्रावधान किया गया है या किया जाता है। कहाँ पर? अमेरिका में, ठीक है। पर भारत में ऐसा नहीं है। वहाँ पर पूरे यूएसए की, और यूएसए में जो संघ है 50 कंट्रियाँ हैं, उनका ये मिला हुआ ग्रुप है जिसे बोलते हैं हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 50 देशों का संघ है। इसमें हर देश की अपनी एक अलग है और यूएसए की अलग नागरिकता है, इसलिए वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। पर हमारे भारत में एक ही है, पूरे भारत की नागरिकता एक है जैसे। किंतु भारतीय संविधान द्वारा भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसकी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। वयस्क मताधिकार, मतलब हमारे यहाँ जो वोट डालने की भी जो आयु है वो वयस्क देखते हैं हम इसे। भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष नियत है और ये पहले 18 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 थी, इसको 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आज वर्तमान में 18 वर्ष है। किंतु अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पर कोई व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। ये आप समझी गए हैं। अगर कोई भ्रष्ट है या किसी तरीके का भ्रष्टाचार फैला रहा है या उसके आचरण ठीक नहीं है तो उससे भी हम उसके मत मतलब वोट करने का राइट छीन सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, हमारा संविधान सर्वोपरि है। हमारे देश में सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है, ना पार्लियामेंट को रखा गया है, मतलब कह सकते हैं ना कार्यपालिका को, विधायिका को, न्यायपालिका को, इन सब में सबसे ऊपर संविधान है। हमारा संविधान सर्वोपरि है क्योंकि संसद के सभी अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसी से अपनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। संसद द्वारा निर्मित विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अमेरिकी संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है। वह संसद द्वारा बनाई गई विधि को संविधान के अनुरूप ना होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकती है। देखो मैं एक बार फिर इस लाइन को रिपीट कर देता हूँ कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। मैंने अभी पीछे भी ये बात रिपीट करी तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। और संसद द्वारा निर्मित विधि को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। और अमेरिकी संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है। मैंने पीछे बोला था वहाँ पर कोर्ट की ज़्यादा चलती है।
वह संसद द्वारा बनाई गई विधि को संविधान के अनुरूप न होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकती है, उसे निरस्त कर सकती है। परंतु भारत में क्या होता है, भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। भारत में शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान सर्वोच्च है। मतलब कि अगर संविधान की ताकत या किसी तरीके से कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे संविधान को कह सकते हैं क्षति पहुंचाई जा रही है, या उसमें जो अमिटमेंट हैं या उसके जो आर्टिकल्स हैं उनकी शक्तियों को कम किया जा रहा है, संविधान की पावर को कम कर रही है, चाहे वो संसद चाहे वो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, इनको समाप्त कर सकता है। मतलब हमारे यहाँ संसद को भी पावर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट को भी। बस मेन बात या क्या रखा गया है कि भारत के संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, सबसे ऊपर हमारे यहाँ संविधान होना चाहिए। आगे देखते हैं, विधि का शासन। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? विधि के शासन की। विधि का शासन जैसा हमारे यहाँ संविधान में शासन लिखा हुआ है वही विधि का शासन है, जिसके तहत सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं। इसके साथ साथ राज्य एवं सरकार के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि द्वारा नियंत्रित होते हैं। मतलब सभी को कंट्रोल किया जाता है विधि के द्वारा। जो हमारे यहाँ लॉ है उसी के अनुसार सबको चलना होता है। आपातकालीन उपबंध। संविधान में 3 प्रकार के संकट का उल्लेख किया गया है। 1, 2, 3। कौन कौन से 3 हैं? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। 352 में क्या है? युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशक्त विद्रोह की स्थिति में, या तो किसी दूसरे देश ने भारत पर अटैक कर दिया हो या देश के अंदर ही किसी तरह का विद्रोह हो रहा हो, तो हमारे यहाँ इमरजेंसी लगाई जाती है, मतलब कह सकते हैं आपात लगाया जाता है, उसे 352 में रखा गया है। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य, उसमें अगर किसी तरीके से वहाँ का शासन संविधान के अनुसार ना चले तो वहाँ पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है और उसे कहते हैं हम राष्ट्रपति शासन। वो होता है 356 में। और वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर, अगर किसी तरह से फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाए तो 360 आर्टिकल के तहत हमारे यहाँ आपात लगाया जाता है। आगे देखते हैं कि संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है। मतलब जो देश है जो संघ में बटा हुआ है, संघ के तरीके से काम करता है, संघ के साथ काम करता है, जैसे राज्य जिसमें 28 हो जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, इन सबको एक कर दिया जाता है अगर इमरजेंसी लग जाए पूरे देश में। आगे देखते हैं, और इमरजेंसी जब लगती है, आपात लगता है, तो राष्ट्रपति का शासन हो जाता है हमारे देश में। इस प्रकार हमारा संविधान संघात्मक होते हुए भी संकट की स्थिति में एकात्मकता का रूप धारण कर लेता है, जो बात मैंने अभी कही। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायतों की स्थापना। हमारे देश में ग्राम पंचायतों की स्थापना क्यों की गई है? सबसे निचले स्तर को भी ध्यान में देखकर काम किया जाए कि संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में कहा कि ग्राम पंचायतों की स्थापना कर उन्हें स्थानीय शासन की प्राथमिक इकाई बनाया जाए। मतलब लोकल, जो बिल्कुल निचले स्तर पे जो गवर्नमेंट है हमारी, वो भी इसको ध्यान दे, जिसे बोलते हैं लोकल गवर्नेंस। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों और पंचायती समितियों और जिला परिषदों की स्थापना की गई है, जिसके तहत 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, संविधान संशोधन जो 1992 के आधार पर पंचायती राज को जोड़ा गया, साथ में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।